देखो, अब इंग्लिश आर्टिकल्स, न्यूज़, ब्लॉग पोस्ट ये सब रीड करके तुम लोग को वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब पता तो चल ही जाएगा। लेकिन तुम लोग को जानना यह है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। और अगर तुम लोग भी आईएलटीएस प्रिपेयर कर रहे हो और राइटिंग में तुम लोग को डिफिकल्टीज फेस होती है तो तुम लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में भी जानने वाले हैं। और साथ में तुम लोगों को कुछ रिसोर्स जैसे कि कुछ वेबसाइट्स की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, तो तुम लोग वहां से उसको एक्सेस कर पाओगे। तो अब हम लोग सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट है अंडरस्टैंड द टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो देखो, राइटिंग में तुम लोग के पास दो क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कोई विजुअल दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राफ होगा, कोई पाई चार्ट होगा या पर्टिकुलर डायग्राम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डायग्राम की बात करूँ तो वाटर साइकिल हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, तो उसका जो डायग्राम होता है एग्जाम्पल के तौर पे वो दिया होगा और तुम लोग को उसके ऊपर पूरा एक ऐसे लिखना है कि कैसे ये वाटर साइकिल वर्क करता है बेस्ड ऑन दैट डायग्राम। और जो उसका सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें तुम लोग को ऐसे लिखना होगा, तो उसका जो क्वेश्चन तुम लोग को दिया होगा कि तुमको इस ऐसे में क्या क्या लिखना है और उस बेसिस पे तुम लोग को उस ऐसे को स्ट्रक्चर करना है और प्रॉपरली जो भी टास्क रिक्वायरमेंट वो लोग ने दी है उस ऐसे में वो इंक्लूड करना है। क्योंकि जब वो लोग चेक करते हैं तो लोग देखते हैं कि जो टास्क रिक्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो जो स्टूडेंट है उसने कितने फुलफिल किए हैं। तो सेकंड नंबर का टिप है प्लान योर ऐसे स्ट्रक्चर। अब अगर तुम बिना प्लान किए ही डायरेक्ट ऐसे लिखने लग जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि तुम लोग के जंबल हो जाएंगे पैराग्राफ, जो कि कभी कभी सेंस नहीं बनाएंगे। तो इसलिए तुम लोग एक स्ट्रक्चर प्लान करना है। अब ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिख रहे हो तो सबसे पहले अगर तुम फर्स्ट पैरा लिखते हो जो कि मैक्सिमम 3 या 4 लाइन्स का होना चाहिए, जिसमें एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर तुम लोग 2 बॉडी पैरा बना सकते हो और 1 कंक्लूजन पैरा बना सकते हो। और अब इस बॉडी पैराग्राफ में तुम लोग को ये लिखना है कि जो टास्क दिया है उसके जो मेन हाईलाइट्स और फीचर्स हैं वो सब उसमें ऐड होने चाहिए। और कंक्लूजन में तुम लोग को कंक्लूड करना है। अगर तुम लोग को 2 डायग्राम दिए हैं और तुम लोग को ऐसा दिया होगा कि इसके और इसके बीच में कंपेयर करो विजुअल्स में, तो तुम लोग को जो कंक्लूजन होगा उसमें तुम ये लिख सकते हो कि जब फाइनली हमने कंक्लूड किया तो इन दोनों में हमें ये फ़र्क दिखाई दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर फ़र्क होगा। और वो तुम लोग का जो ऐसे है या फिर जो विजुअल वाला पार्ट 1 है उसको कंक्लूड करता है कि तुमने जो भी पूरा एनालिसिस किया है अपने तौर पे वो तुम लोग को इस आंसर पे लेके जा रहा है। अब आते हैं ऐसे वाले पार्ट में। तो ऐसे वाला पार्ट एकदम सिंपल होता है, जैसे हम लोग स्कूल में ऐसे लिखा करते हैं, तो उसका भी तुम लोग को उसी तौर पे स्ट्रक्चर करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अभी तुम लोग के ऊपर प्योरली डिपेंड करता है कि तुम बॉडी में 2 पैरा रखते हो या 3, लेकिन ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन में 1 पैरा होना चाहिए और कंक्लूजन का 1 होना चाहिए। ये तुम लोग 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो टिप 3 आ जाता है यूज़ अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी। तो देखो, अक्सर होता है कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स पता नहीं होते इंग्लिश, क्योंकि हम लोग उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए मैंने तुम लोग को पिछले वाले वीडियो में बोला था कि तुम लोग मिनिमम 3 वर्ड तो लर्न करो ही, जो कि काफ़ी अच्छे होने चाहिए और तुम लोग को उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो देखो, हाई वोकैबुलरी वर्ड यूज़ करने से होगा ये कि एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर तुम लोग ने एक हाई वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया है, तो वो ऑटोमेटिकली उस सेंटेंस का ना वेट बढ़ा देता है और उसका बैंड भी काउंट होता है। अब देखो, सिर्फ नए वर्ड लर्न ही नहीं करने हैं, तुम लोग को उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ कैसे करना है वो भी आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर तुम नए वर्ड जो लर्न किया है तुमने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी भी सेंटेंस में लगा दोगे तो वो पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा और तुम लोग के बैंड वहाँ पे कट जाएंगे। तो सलाह यही होगी कि अगर तुम एग्जाम टाइम पे तुम्हें नए वर्ड्स याद नहीं आ रहे तो सिंपल वर्ड्स भी लिख रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम जो भी लिख रहे हो वो एकदम राइट होना चाहिए। अब आते हैं पार्ट 4 पे, जो कि है चेक योर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो, अक्सर मैं एक गलती करता था अपने ग्रामर से रिलेटेड, वो था कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बीच में फ़र्क ना करना। मतलब कि किस जगह पे हैज़, हैड या हैव, ये तीनों में से कौन सा आएगा ये तुम लोग को पता होना चाहिए। अब ये तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल था कि हैज़, हैव, हैड का, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें लर्न करते टाइम ध्यान देने कि तुम गलत ना लिख दो। क्योंकि अगर समझो एक सेंटेंस है जिसको तुम लोग ने प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट किया है और एंड करते करते तुम लोग उसको फ्यूचर टेंस में एंड कर दोगे तो फिर वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का तुम लोग को ध्यान रखना है। अब राइटिंग में ये बोला जाता है कि हर पैरा में तुम लोग को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो रखना ही है, लेकिन मैं तुम लोग को बोलूँगा अगर तुम लोग ट्राई कर सकते हो तो 2 रखने की ट्राई करो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। अब जो 5वां टिप है वो है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट।
अब भले अगर तुम राइटिंग वाला पेपर बेस दोगे या कंप्यूटर बेस दोगे, टाइम तो तुम्हें उतना ही मिलेगा। अब तुम लोग की राइटिंग स्पीड फास्ट हो सकती है लेकिन टाइपिंग स्पीड फास्ट नहीं होगी, तो तुम लोग टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करो और उसको फास्ट करने की कोशिश करो। और अगर तुम लोग की राइटिंग स्पीड फास्ट नहीं है तो तुम लोग अपनी राइटिंग स्पीड भी फास्ट करने की कोशिश करो। और ध्यान रखना, हैंडराइटिंग बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड्स समझ ही नहीं आएंगे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। अब मैंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया था और मेरी टाइपिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट 38 से 40 वर्ड्स पर मिनट की है, इसलिए मुझे तो टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन दूसरे टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वो है कि जो ऐसे लिख रहे हो उसमें भी तुम्हें टाइम मैनेज करना है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम इंट्रोडक्शन पार्ट लिख रहे हो तो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने सबसे ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन में ही दे दिया और बॉडी और कंक्लूजन में तुम रह गए, क्योंकि अगर तुम एक ऐसे को कंक्लूड नहीं करोगे, कंप्लीट ही नहीं करोगे, तो वो तुम लोग को अच्छा बैंड कहाँ से लाके देगा। तो तुम लोग को टाइम ऐसे मैनेज करना है कि फटाफट जो भी तुम लोग को विजुअल दिया है उसको एक बार स्किम कर लो ऊपर से, और फटक से तुम लोग को डायरेक्ट लिखने में शुरू होना है। जो भी लिख रहे हो उसको एकदम एक्यूरेट लिखो और इतनी स्पीड तो मेंटेन करके रखो कि हर क्वेश्चन के लास्ट के 4 मिनट तो बचनी चाहिए। इसमें तुम अपने ऐसे को फिर से चेक कर सकते हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ठीक कर सकते हो, कोई सेंटेंस तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है या इसकी ग्रामर गलत है तो उसको ठीक कर सकते हो। अब जो 6th टिप है वो है सीक एडवाइस एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब देखो, तुम लोग को अपने ऐसे से ही सीखने मिलेगा कि तुम लोग क्या गलतियां कर रहे हो, क्योंकि जैसे तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग इस चीज़ में गलतियां कर रहे हो तभी तुम उसे सुधार पाओगे। तो तुम लोग को अपना ऐसे है ना, किसी ऐसे आदमी से चेक कराना है जिसको कि इंग्लिश की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो और सिर्फ बोलना ही ना आता हो, उसको लिखने की भी नॉलेज हो, ग्रामर की नॉलेज हो, स्पेलिंग्स की नॉलेज हो। अगर तुमने एक सेंटेंस बनाया है या फॉर एग्जांपल एक पैरा लिखा है तो उस पैरा में कुछ गलत तो नहीं, ये चीज़ उसके पता हो। देखो, अगर तुम भी मेरी तरह ही हो जिसके पास कोई हेल्प नहीं है या फिर वो सिर्फ खुद से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा है और खुद ही अपने एसेस को चेक करता है, तो मैं एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुम जाके अपने ऐसे पेस्ट कर सकते हो और वो तुम लोग को ऑलमोस्ट बता देगा कि तुम लोग कितने बैंड आ सकते हैं और तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। तब आते 7th टिप पे, जो कि है रीड सैम्पल एसेस एंड प्रैक्टिस मोर। तो देखो, अगर तुम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग पोस्ट रीड करोगे तो तुम लोग को वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग को और अच्छे से सीखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और एग्जाम में तुम लोग क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो तुम लोग IELTS की कैम्ब्रिज की बुक्स रीड करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए होते हैं और मॉक टेस्ट भी दिए ही होते हैं। देखो, तुम लोग को IELTS की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तुम लोग को PDF आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। और मेरे पास भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने डाउनलोड किए थे सारे PDF, उसमें ऑलमोस्ट 1 से लेके 17 तक सारे बुक्स के PDF हैं। तो मैं तुम लोग को उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम लोग वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। कुल मिला के तुम लोग को यही 7 चीज़ें जो मैंने तुम लोग को बोली है उसी को करना है और इसी को रिपीट करते रहना है, क्योंकि जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है। अगर तुमने IELTS की बुक डाउनलोड कर भी ली और उसके सिर्फ ऐसे पढ़ते रहे और तुमने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और एक और जो पर्सनल टिप जो मैं तुम लोग को देना चाहूँगा, जैसा तुम लोग का एग्जाम है वैसा प्रैक्टिस करो। अगर पेपर बेस्ड एग्जाम है तो पेंसिल और रबर लो और लिख के ऐसे प्रैक्टिस करो। और अगर तुम लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो नोट पैड, वर्ड या फिर गूगल डॉक जो तुम लोग के पास अवेलेबल है उस पर तुम लोग टाइपिंग करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इवेंचुअली ये चीज़ करने से ही तुम लोग की स्पीड इंक्रीज होगी। और सब खेल टाइम का है और तुम्हारी नॉलेज का है और उस दिन का है। तो एक और बात मैं तुम लोग से शेयर करूंगा, वो है मेरे पर्टिकुलर राइटिंग वाले सेक्शन के एक्सपीरियंस के बारे में। तो काफ़ी स्मूथ राइटिंग सेक्शन था मेरा ऑलमोस्ट हमेशा टाइम से ही हो रहा था और टाइम भी मिल रहा था ताकि मैं अपने ऐसे चेक कर सकूँ फिर से। लेकिन एक इशू मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को AC की आदत बिल्कुल नहीं है, और मैं जब हॉल में बैठा और वहाँ पे था AC जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो उस वजह से राइटिंग सेक्शन में आते आते मुझे बुखार जैसा लगने लगा। और जैसे बुखार में कैसे दर्द होता है अपने बोन्स पे, वैसा शुरू हो चुका था। इस वजह से मेरा फोकस थोड़ा वहाँ पे बिगड़ चुका था। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता है, या तुम्हें AC पसंद नहीं है, या तुम्हें AC सूट नहीं करता, या फिर तुमको वॉशरूम जाना हो, तो एग्जामिनर वहीं पे होता है, तुम उसे बोल सकते हो, वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। तो गाइस, यही थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने फॉलो किए थे अपनी राइटिंग के प्रैक्टिस के टाइम पे। और साथ ही तुम लोग को मैंने कुछ लिंक्स भी बोले हैं वीडियो में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए होंगे, तुम लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मैंने अपना शेयर कर दिया है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और तुम लोग का कोई फ्रेंड है जो IELTS प्रैक्टिस कर रहा है और उसको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो तुम लोग ये वीडियो उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी मॉड्यूल्स के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ। और पिछला वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने एक पूरा ओवरव्यू दिया है सारे मॉड्यूल्स का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।